Welcome all of you to my channel Academic and Teaching Education। आज हम चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का यूनिट 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि यूनिट 1 में क्या है। ये कोर्स डीएलएड बेस्ड है जो कि फर्स्ट ईयर का है, तो आप सबको यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बेस्ड डीएलएड के पूरा कोर्स मिलेगा। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं यहाँ दे रखे हैं, जैसे कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क बाय हैवन हर्स्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड टू एडोलसेंस स्टेज। उसके बाद है टेक्निक्स टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड। जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन में भी आते हैं, और जब हमारा डीएलएड का वाइवा भी होता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का, तब भी इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन बनते हैं कि आप कौन सा जो टेक्निक यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो यहाँ आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या बोल रखा है। जैसे कि आप हमें दे सकते हैं जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा होल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमारा जो जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चे छोटा सा बड़ा हो गया, उसकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी बॉडी फिजिकल इम्प्रूवमेंट हो रही है, साथ साथ बच्चे को मोरल वैल्यूज़ के बारे में पता चल रहा है, बच्चे की सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये मेन जो पॉइंट यही है, ये मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंसेप्शन टू डेथ तक चलता है। ठीक है, कंसेप्शन टू डेथ यानी जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा डेवलपमेंट होता ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये एक सीरीज़ है जो कि चेंज हो सकती है, चेंजेबल सीरीज़। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा मेन तो नहीं है, मेन यही है कि डेवलपमेंट जो होता है कि ये हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन में होता है डेवलपमेंट, और हर स्टेज पे होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ। ये आप रीड आउट कर सकते करना हो, पर इसका मेन जो होता है डेवलपमेंट इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है, जो कि ग्रोथ करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल, सभी डेवलपमेंट के फेज एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है, हमारे लैंग्वेज को डेवलप करता है। तो ये मेन लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब ग्रोथ के बारे में क्या बोल रखा है। तो ग्रोथ के बारे में ये बोला है कि ग्रोथ जो है इंटरनल पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का इंटरनल पार्ट है विच कवर द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, किसी भी ह्यूमन बीइंग का फिजिकल एस्पेक्ट्स जो कवर करता है वो ग्रोथ है। यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है यानी आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, लूज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आपके हैंड्स, आइज कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो डेवलपमेंट है उसका पार्ट है, इंटरनल पार्ट है डेवलपमेंट का ग्रोथ। इट मीन्स डेवलपमेंट एक बड़ी चीज़। डेवलपमेंट जो है सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। और आगे हम देखते हैं ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ग्रोथ में क्या होता है, हाइट और वेट इंक्रीज होते हैं, और वो यहीं पे लिखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ जो है हमारी इंक्रीज करते हैं, हाइट, वेट, साइज, ये सब। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स है कुछ। उसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे हमारे कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जो कि ऐसा है कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंज वाइल डेवलपमेंट रिफर्स टू ग्रोथ एज वेल एज चेंज इन बिहेवियर। ये क्रो एंड क्रोने डेफिनेशन है। जब भी आप किसी के डेफिनेशन को लिखते हैं, अगर आप उनका नाम लिखते हैं तो उनकी डेफिनेशन में एक भी पॉइंट का मिसिंग नहीं होना चाहिए, कि अलग नहीं होना चाहिए।
अगर आप लिख रहे हैं कि क्रो एंड क्रो ने ये कहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उनकी डेफिनेशन में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर गलती हो रही है इसका मतलब आप फिर उनका नाम ना लिखें कि क्रो एंड क्रो ने कहा, आप लिखें कि हमारे मुताबिक ये है, ठीक है। तो ये बेटर रहता है। एग्जामिनर भी सोचता है कि हाँ आप में एक सभ्यता है, कि आप एक डिसिप्लिन से आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आगे ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो कंपैरिजन में हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर आपको समझना है आप कंपैरिजन के साथ समझ सकते हैं। और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि 3 या 8 नंबर में आ जाता है कि कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्टिंग्विश करिए, डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ मीनिंग, जैसा मीनिंग मैंने आपको पहले बोला कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ रिफर्स टू द डायमेंशनल एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन आर नोन एज द फॉलोइंग। सॉरी, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में जो है मेनली क्वांटिटेटिव चेंज होता है, यानी क्वांटिटी, हमारी हाइट बढ़ गई हम क्वांटिटी नाप सकते हैं, हमारा वेट बढ़ गया क्वांटिटी नाप सकते हैं, ठीक है, हमारे साइज इंक्रीज हो रहे थे क्वांटिटी नाप सकते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो होलिस्टिक होता है, पूरा होता है, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही आते हैं एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे विधि स्कोप। स्कोप क्या है? तो जो डेवलपमेंट ग्रोथ में है कि डेवलपमेंट डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड हैज़ अ वास्ट स्कोप। ग्रोथ में वास्ट स्कोप, डेवलपमेंट उसकी तरफ देखिए कि डेवलपमेंट में क्या कहा। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये डेवलपमेंट इधर और ग्रोथ ये इधर आएगा, ग्रोथ का, और ये इधर जाएगा। ओके, तो आप एडजस्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे है कि स्कोप क्या है? ग्रोथ, ग्रोथ क्या कहता है? स्कोप है ग्रोथ का कि ग्रोथ टेल अबाउट वन एस्पेक्ट्स पर्सनैलिटी के, एक ही एस्पेक्ट्स को देखता है, ठीक है, ये लिमिटेड है। पर जो डेवलपमेंट है वो ऑल एस्पेक्ट्स पे डील करता है, यानी इमोशनल, मोरल, फिजिकल, सभी पे। तो और डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो वास्ट है, ठीक है। उसके बाद नेचर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो ग्रोथ है हमारा वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी में हमें पता चलता है ना, क्वांटिटेटिव है। बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो दोनों है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ओके, चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं कंटिन्यूटी। जो ग्रोथ की कंटिन्यूटी, तो हमारा ग्रोथ है वो कहाँ तक होता है? तो ग्रोथ इज ऑल लिमिटेड पीरियड होते हैं इसके, कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस 20-21 के, तो हमारा ग्रोथ हो जाता है, हमें जितनी हाइट आ जाती है, वेट आ जाती है, हमारा ग्रोथ हो जाता है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस एट द टिल डेथ, डेथ तक चलता है। मैंने जैसे आपको पहले ही अंडरलाइन करवाया था कि कंसेप्शन टू डेथ, जब से हम बॉर्न होते हैं टिल डेथ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है मीज़र। तो हम ग्रोथ को तो मेज़र कर सकते हैं ना, हाइट इतनी इंच बढ़ गई, वेट इतना बढ़ गया है। और डेवलपमेंट में क्या कहा है? इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर बिहेवियर, हमारे मैच्योर बिहेवियर से हमारा डेवलपमेंट ऑब्जर्व हो सकता है। मान लो कि अगर हम कोई 10वीं क्लास का बच्चा है और अगर वो मैच्योर्ड है, उसे पता है आगे उसे इसके स्कोप ये नीट जी की तैयारी करनी है, तो या इट मीन्स उसका डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे जो उससे मैच्योर 12th क्लास का होगा और वो पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसका ग्रोथ वो भी मैच्योर नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। तो मैच्योरिटी से पता चल जाता है कि कौन बच्चा कितनी जल्दी मैच्योर हो गया, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो ग्रोथ कंपेयर विद हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रेन एक्सेट्रा, ठीक है। और डेवलपमेंट में क्या है कि फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल चेंजेस आर इंक्लूडेड। ओके, और आगे इसका ये आगे है इसमें कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे, कि हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे भी है कि ग्रोथ क्या, ग्रोथ इज चेंज इन शेप, फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी, कि इसके फीचर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट में लिखा है कि डेवलपमेंट इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ लाइफ ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस ही नहीं है, फंक्शनल भी है, कि हमारे फंक्शंस भी चेंज होते हैं, ठीक है। बट ग्रोथ में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक हमारे फीचर्स में आ सकता है। उसके बाद है एस्पेक्ट्स। तो ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है। इट मीन्स हम ऐसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए कि ओके जैसे ये है हमारा डेवलपमेंट, ओके ये पूरा सर्कल हमारा डेवलपमेंट है, ओके इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट, ये पूरा हमारा एरिया डेवलपमेंट का है। उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन है ना ब्लू कलर का, ये है ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेवलपमेंट एक बिगर पोर्शन है और उसका एक पार्ट है ग्रोथ, ठीक है। इससे आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट जो है एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर आता है ग्रोथ, जिसे कि सिलेबस और करिकुलम एक बड़ा टर्म है, सिलेबस करिकुलम का पार्ट है। उसी तरह डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर आता है ग्रोथ, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है इन्फ्लुएंस। जो ग्रोथ होता है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, मे और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट से अ चाइल्ड में ग्रो, ठीक है, बट ग्रोथ में बी एनी फंक्शनल क्वालिटीज से इन्फ्लुएंस हो सकती है। ग्रोथ में कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ गई तो हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होगी ठीक से बॉडी वगैरह की। और इन्फ्लुएंस में डेवलपमेंट में करेगा तो डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ हैज़, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं ग्रोथ डेवलपमेंट एक दूसरे को, आपको इस पॉइंट में यही पता चलेगा। उसके लास्ट हमारे एग्जांपल्स जो कि हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि एग्जांपल ये इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट, ओके ग्रोथ का ही हो गया। डेवलपमेंट के एग्जांपल लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। एप्टीट्यूड इन डांसिंग प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन को आप अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हो, आपको उसके अंदर प्रोफेशनल हो रहे, किसी भी क्षेत्र में जाके आप वहाँ की मेन जो फोकस होता है वो आपका है कि किसी प्रोफेशन को अपने अंदर अडॉप्ट करना, अपने बिहेवियर में चेंज लाना। आप इमोशनल कंट्रोल अपने ऊपर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अपने आप को भी दूसरों को भी, ठीक है। लर्निंग ऑफ मोरल रिलेटिविस्ट एंड एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स अपने अंदर ला सकते हो, ला पा रहे हो, उसको सोशली वेलफेयर के बारे में सोच पा रहे थे, डेवलपमेंट के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद हमारे हैं स्टेजेस। तो यहाँ पे जैसे कि प्रीनाटल स्टेज जो कि हमारे कंसेप्शन टू बर्थ होता है 9 मंथ्स का, ओके। उसके बाद है इन्फेंसी स्टेज जो कि बर्थ से 2 या 2.5 ईयर तक होता है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 से 5 या 6 साल तक होता है। लेटर चाइल्डहुड जो कि होता है 6 से 12 साल के मान लीजिए। उसके बाद एडोलसेंस होता है 12 से 19 साल तक, और एडल्टहुड होता है 20 से 60 साल तक। और हमारा ओल्ड एज मेनली माना जाता है 60 अबव, जितने भी एज होते हैं वो ओल्ड एज होते हैं, ओके। तो अब आगे हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? तो मेनली यही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ग्रोस एंड चेंज थ्रू आउट हिज हर चाइल्डहुड, की वो अपने बचपन में जो चाइल्डहुड है, चाइल्ड डेवलपमेंट है कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है उसकी, ठीक है। और वो अपने चाइल्डहुड से कुछ चेंजेस उसे मिल रहे हैं, अपने चाइल्डहुड में बहुत से चेंजेस कर रहा है, अपने जितने भी उसके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है, बहुत नई चीज़ें सीख रहा है, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली चेंज आ रहा है, उसे समझ आ रहा है, और वो उन सब चीज़ों पे अपना बैलेंस कर पा रहा है। तो ये डेवलपमेंट और ये हमारा चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे इसमें भी आप आगे पढ़ सकते हैं। उसके अंदर की चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है कि लाइक development change our occasion of result genetically control process known as maturation as well result of environmental function and learning, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा पैरा आप पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये फेजेस, जैसे कि यहाँ पे ये फेजेस हैं कि डेवलपमेंट के क्या फेजेस होते हैं। तो ये आगे ओके तो यहीं पे हम बता देते हैं कि इसके फेजेस के बारे में क्या कह रहा है।
तो इसमें मेन है कि दिस फेज इज डेवलपमेंट बीइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज कंसेप्शन स्टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। कंसेप्शन यानी बर्थ से भी पहले ही जो हमारे होते हैं 9 मंथ्स उससे लेके प्यूबर्टी तक हमारा जब बच्चे 20-21 का हो जाता है प्यूबर्टी हिट करता है मतलब एडल्ट हो जाता है। तो उसका कुछ डेवलपमेंटल पीरियड्स है। उसके एग्जांपल्स किस तरह के न्यू बॉर्न है तो एज ऑफ 0 to 4 वीक, इन्फेंट 4 वीक to 1 ईयर, टॉडलर 1 ईयर to 3 ईयर, प्री स्कूलर 4 to 6 ईयर, स्कूल एज चाइल्ड जो है 6 to 13 ईयर्स, एडोलसेंस हमारे एडोलसेंस है वो है 13 से 19 साल तक। ओके, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आप देख सकते हैं। बेसिकली यही मेन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यही होता है, इसमें मेन इतना क्वेश्चन आते नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे। हाँ, आगे है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके जो पॉइंट्स है ये मेन है, ये आपको समझने चाहिए कि क्या बोल रहा है और यहीं से आपको और क्लियरिटी होगी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका मेन एम क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि मेन पॉइंट्स ही यही पॉइंट्स मेन है। यहाँ पे और कुछ पढ़ने का फ़ायदा है नहीं क्योंकि बेसिकली इतनी नॉलेज हम सभी को है कि क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस वी अंडरस्टैंड ये रहे। ओके, यहाँ से नीचे ये पॉइंट्स हमारे जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कि टू अंडरस्टैंड द लर्नर, कि जब तक हम लर्नर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम उसकी डेवलपमेंट उसके ग्रोथ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे को जानना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द लर्नर, लर्नर को जानेंगे कि स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट involve the knowledge of different stages and aspects of development. Knowledge of child development help the teacher to understand the learning styles, interest, ability, and age-appropriate activities so the child's participate will engaged। कि जब अगर आप जान पाएंगे एक टीचर होके कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसे किसके लर्निंग स्टाइल कैसी है, वो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, ठीक है, वो देख के सीखता है, सुन के सीखता है कि करके सीखता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आखिर बच्चे के लिए आप अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत मेन चीज़ हो गया कि अंडरस्टैंड द लर्नर। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि देखिए कोई बच्चा सेम नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे कि सभी बच्चे टॉपर बन जाए, ठीक है, या टॉपर जैसे बिहेव करे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ बच्चों को एकेडमिक में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ सिंगिंग, डांसिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे का जो स्टाइल होगा ना पढ़ने का वो भी अलग होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने एक्टिविटीज़ को चेंज करना है। उसके बाद है हमारा थर्ड है क्रिएटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखिए ये एक टीचर का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि क्लास के अंदर इन्वायरमेंट कैसे वो क्रिएट करे, एक पढ़ने वाला इन्वायरमेंट। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ने में तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर बोले नहीं आज तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, आप इंटरेस्ट दिलाइए ना। आप ऐसे बताइए कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, हम आज कुछ करेंगे, आज कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें कुछ नया नॉलेज मिलेगा, हम कुछ क्रिएट करेंगे तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा क्योंकि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो मेन ये है कि क्रिएटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इट हेल्प अस टू एंगेज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस एज के बच्चे के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेकंड क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपको आप लिख के बोल के नहीं पढ़ा सकते, आपको करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बच्चों से कि ये देखिए ये कैट है, ठीक है, इसके ये फूड है, ये कलर चेंज कैसे होते हैं, ठीक है, ये वेदर चेंज होता है तो हमारे क्लोथ्स चेंज होते हैं। तो ये दिखाना पड़ेगा, उनके लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाकर पता चलेगा कि बच्चा तब जा सीखेगा। पर 5th क्लास में आप उन्हें बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये तुम अपने आसपास देखते हो, रिमेंबर इट। ठीक है, तो
इस तरह हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाने में आपकी मदद करेगा। फिफ्थ हमारा हेल्प इन करिकुलर डेवलपमेंट। अगर आप बच्चे को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे करिकुलम में कौन कौन से और सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से चैप्टर्स ऐड करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स और ऐड करने चाहिए। जैसे हमारे कुछ स्पोर्ट्स के और सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए, कुछ डेली लाइफ के सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए जो हमें नॉलेज के साथ साथ हमारे इनकम भी बच्चों की जनरेट कर पाए। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हटा देनी चाहिए जो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन है, जिसमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, टू कीप अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस। कि बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन रखो जिस एज ग्रुप का वो है। नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन help to keep realistic experience, know what to extend and when to extend from the child। कि कब क्या आपको बच्चों को सिखाना है और कब उससे क्या पूछना है, क्या लेना है। ठीक है, जैसे अगर 3 साल का बच्चा है, यहाँ पर दे रखा है कि अगर मैं स्टार्टिंग राइटिंग अराउंड द एज ऑफ 3.5 years, so that it appropriate to precise the child to start writing before the age, this may result in anxiety and। अगर यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक बच्चा, देखिए अगर एक बच्चा 3.5 years के अराउंड लिखना स्टार्ट करता है और आप सोचेंगे नहीं भैया इससे पहले ही बच्चा लिखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जितनी जल्दी लिखेगा उतनी जल्दी वो स्मार्ट बनेगा, उसको नॉलेज गेन करेगा, उतनी जल्दी वो अपने एकेडमिक्स को कंप्लीट करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बच्चे के ऊपर स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा हमें। उसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे इसमें क्या है, सेवेंथ है हमारा है ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि मैंने बोला कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग सुटेबल लर्निंग मटेरियल्स। अगर आप बच्चे के बारे में जानेंगे तो लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से प्रोवाइड करने ये आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ क्या, नाइन्थ है कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे होते हैं जो देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे जो खुद करके सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सुन के सीख लेते हैं और कुछ बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके सिखाना पड़ता है, क्योंकि उससे उन्हें पता चलता है हाँ हमने ये कपड़े देखे थे ठंडी में पहनते, तो इसका मतलब कि जब मौसम ठंड होती है, चेंज होता है, इसका मतलब हम हर मौसम में अलग कपड़े पहनते हैं, तो वो प्रीवियस नॉलेज से सीख रहे हैं। तो हर बच्चे के लिए मेथड भी अलग हुआ ना, तो उसी तरह तो यहाँ पे कि सिलेक्टिंग जो हमारे टीचिंग मेथड्स है वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, और टीचिंग एड्स जो हम टीचिंग एड्स बनाएंगे हम फर्स्ट ईयर में, तो अभी टीचिंग एड्स बनाते हैं हम लोग, अभी आप बनाएंगे अगर आपने नहीं बनाया कि जैसे पपेट्स बनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे, कुछ वीडियोस हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना सकते हैं, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का यूज़ मस्ट हो गया है, सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट है टेंथ है हैव टू आइडेंटिफाई डिले और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। कि अगर हमें पता है बच्चों की डेवलपमेंट इस लेवल पे इतनी हो जानी चाहिए और किसी बच्चे की नहीं हुई, तो हमें पता चलेगा कि कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ एंग्जाइटी हो रहा है या कुछ इश्यूज़ हो रही हैं बच्चे की। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि चाइल्ड के डेवलपमेंट में कहाँ क्या रुकावट आ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीचर को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा हमने जो आगे पढ़ा था, जो हमने आगे स्टेजेस पढ़े थे ना, ये वाले स्टेजेस, इनको थोड़ा डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे। ओके, तो इसका आप रीड आउट कर लेना। चलिए, तो यहाँ पे यही वाले पॉइंट्स हो गए हैं। स्टेजेस सेम स्टेज है ना, प्रीनाटल, इन्फेंसी, अर्ली स्टेज, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस वगैरह। उसके बाद एस्पेक्ट्स देखते हैं, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो स्टेजेस हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स। क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलिए, सबसे पहला एस्पेक्ट्स हमारा क्या है, फिज़िकल डेवलपमेंट। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ मस्ट, ठीक है, विच शोज़ द बॉडी साइज, ग्रोथ एंड इंटरनल सिस्टम। बॉडी की साइज, ग्रोथ, इंटरनल सिस्टम के बाद पता चलता है। ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट है याद रखने वाली, वो हमारी है
this one, yeah, this one, which is gross motor development and fine motor development. अभी मैं आपको जूम कर देती हूँ। ये रहा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, जो कि ये रहा, ये क्या है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। इसका मतलब हमारे जो लार्ज मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होना, और वो डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे वॉकिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, ये ग्रोस मोटर डेवलपमेंट जरूरी है। उसके बाद हमारा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी हमारी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। वो कैसे होता है, ड्राइंग से, चॉपिंग से, राइटिंग से होगी। इस तरह से हम बहुत सारे, इस तरह से हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कि हमारा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह होता है, क्योंकि हर बच्चे के इमोशंस अलग होते हैं उनके। ओके, सोसाइटी में उनके अलग सोचना होता है, कुछ बच्चे अलग सोचते हैं लोगों से, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी है कि बच्चे को स्टेबिलिटी दी जाए, उनको एक ओपन माइंड सेट से पढ़ाया जाए कि उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसके ये चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने एस्पेक्ट्स हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है थर्ड वन इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं होगी तो बच्चे अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर पाएगा, दूसरों से कैसे सीख पाएगा, ठीक है। जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस यूनिवर्स में, इस, ठीक है। लैंग्वेज सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बट is universal to all living beings. Language development refer to development of language skill and acquisition in performance of communication. Language is a universal phenomenon and is indispensable to our thinking. It is most important component of cognitive development. Symbols, syntax, semantics and बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, ठीक है। इसका है कि मेन सिम्बल्स के थ्रू कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो कि लास्ट है वो है सेंसर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे सेंसरी मीन्स हमारा जो सेंसेस है, हम टच करते हैं, कुछ टेस्ट स्मेल करते हैं, हमारे सेंसेस है ना, उसी तरह। और कॉग्निटिव का, कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारा सोचना, जो जो हम सोचते हैं, हमें जितनी नॉलेज है, विजडम, तो वो ब्रेन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन से रिलेटेड पार्ट, सेंसरी मीन्स हमारे सेंसेस जितने भी हैं। ओके, विच इज देयर आर सम सेंसेस विच आर साइन, आईज, ईयर और नोज वगैरह। ओके, उसके बाद चिल्ड्रन आर अर्ली स्टेज डेवलपमेंट ऑल नीड सेंसेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये इधर है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, कि cognitive development is the acquisition or development of cognitive skills. Cognition is the process of recognizing, reasoning, thinking, knowing and understanding, analyzing, evaluating, creating something. यही हमारे आसपास होते हैं। और इसके अंदर हमारा जो होता है ये मेटा कॉग्निशन, यानी जितने भी हमारे कॉग्निटिव चीज़ है ना, जैसे कुछ समझना, रीजनिंग, एनालाइज करना, कुछ क्रिएट करना, ये सब हमारा कॉग्निशन है, ठीक है। और मेटा कॉग्निशन होता है इन सब चीज़ों को एक साथ रखना। कि हमें पता है कि कॉग्निशन मतलब एक साथ, मेटा कॉग्निशन होता है जो कि पेपर में भी आता है, सीटेट में भी आता है इसका क्वेश्चन, कि एक साथ कॉग्निशन के जितने भी चीज़ें सबको अलग अलग फोल्डर्स में सेव करना, वो मेटा कॉग्निशन होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब है नेचर, क्या है नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के नेचर्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट्स इन्वॉल्व चेंजेस। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन टू एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। ओके, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, इट इज़ डायरेक्शनल, प्रोसीड इन हेड टू टू एंड नियर टू फार। जो कि डेवलपमेंट है, ये यहाँ पर नेचर बता रहे हैं ना,
तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें हेड टू नियर टू फॉर डेवलपमेंट के पहले हम बच्चा अपना सर को संभालना सीखता है, उसके बाद अपने पूरी बॉडी को। ठीक है, बच्चा पहले नियर टू फार, पहले अपनी जो मेन हमारा जो बॉडी है उसको संभालता है, उसके बाद फार यानी उंगलियों को बाद में संभालता है। हमारे पहले वो चेस्ट को संभालता है, उसके बाद उंगलियों को संभाल बैलेंस आता है, डेवलपमेंट होता है। तो यही बात कह रखी है यहाँ पे। उसके बाद है डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि हमने देखा है। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट, हमारे हेरिडिटी इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हम जेनेटिकली कुछ लेते हैं और इन्वायरमेंट से कुछ सीखते हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ आगे है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रिंसिपल आ जाते हैं एग्जाम्स में कि प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। पहला है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। जो हमारे शुरुआती बच्चा जब छोटा होता है 1-2 साल का, उस समय जो डेवलपमेंट है वो बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है, जबकि अभी जो एडोलसेंस है 20-21 साल का, ये इससे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको आप मानो ना मानो, बट ये एक सच है, ये सच है। ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत क्रिटिकल फेज होता है ना, जब छोटा होता है कितनी केयर करनी पड़ती है उसको। वो बहुत सारी चीज़ें जब बच्चे छोटे होते हैं तो गलत और सही उनका फ़र्क नहीं पता होता। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि स्पाइडरमैन उड़ सकता है तो वो भी सोचते हैं कि हाँ हम भी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनको थोड़ी समझ कम होती है। उनके बॉडी पे उन पे अपने कॉग्निशन पे थोड़ा वीक होता है। तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि बच्चा जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करता है कि उससे उसके अंदर इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आसपास से चीज़ें सीखता है, और हेरिडिटी से उसके जेनेटिक्स से उसके पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से उसको कुछ मिला होता है कि उसके कुछ हैबिट हो, जो कि उसके पुराने उसके कुछ ऐसे कुछ अच्छे या बुरे हैबिट्स हों जो कि उसके जेनेटिकली आए हों। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो हेरिडिटी होती है उसको नेचर कहते हैं। हमारा नेचर कैसा है, हमारी हेरिडिटी कैसी है। अगर हमारे पेरेंट्स ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हैं, कोई भी पेरेंट्स, मम्मी पापा में से कोई एग्रेसिव है, तो हो सकता है कि बच्चा भी अगर बचपन से एग्रेसिव हो तो शायद ये हेरिडिटी का हो सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंट नर्चर, चूँकि हम बाहर से सीखते हैं। अगर बच्चा बहुत ही टॉक्टिव है, जिसका मतलब तो हो सकता है कि उसके फ्रेंड्स पीयर ग्रुप प्रोटेक्टिव हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड इन्वॉल्व चेंजेस। डेवलपमेंट जो कंटिन्यूस, मैंने बोला डेवलपमेंट टिल डेथ तक चलता है, तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, एंड इन्वॉल्व चेंजेस होती है इसके अंदर चेंजेस। ओके, नेक्स्ट तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि जर्नल टू स्पेसिफिक इसके अंदर है इनिशियली एट इन्फेंटहुड द toddler of child is able to hold, pick and grab the objective whole of the, वो अपने पूरे हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ता है। ठीक है, जैसे आप पेंसिल भी दोगे छोटे बच्चों को तो पूरे दोनों हाथों से पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तो जनरली पहले सीखेंगे कैसे पकड़ना है, फिर धीरे धीरे वो अपने फाइन मोटर जितने भी फाइन मोटर स्किल्स उनको डेवलप करेंगे। उसके बाद फिंगर्स थंब का यूज़ करना सीखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है मैचुरेशन एंड लर्निंग का, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो एट लास्ट क्या प्रोडक्ट निकलता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसकी लर्निंग हो जाती है, उससे बहुत कुछ सीख जाता है, तो कह सकते हैं प्रोडक्ट हो। ओके, तो ये प्रिंसिपल है। आगे ये सारे प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं, एज अ बुलेट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक बुलेट पॉइंट्स करके आप ऐसे लिख दो। ठीक है, इस तरह, और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इस तरह। तो ये आपको 8 नंबर में अगर आए तो आप किस 8 कम से कम 8 तो पॉइंट्स को आपको प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना होगा लिख के। ओके, या तो आप बिना पॉइंट्स या तो बिना हेडिंग के भी आप ऐसे लिख सकते हो सीधा पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ओके, ऐसे। नेक्स्ट,
अब आगे देखते हैं। आगे हमारा डेवलपमेंट एज ए यूनिफाइड होल। जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इमोशनल डेवलपमेंट हो, इसके मतलब साथ साथ हमारा कॉग्निटिव भी होगा, साथ साथ मोरल भी होगा, क्योंकि मोरल वैल्यूज आते हैं, हमारे इमोशंस भी डेवलप होते हैं, सोसाइटी के लिए वेलफेयर भी डेवलप होता है। इसका मतलब ये सब क्या है, यूनिफाइड एज अ होल है, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। मतलब डेवलपमेंट जो है इसका all aspects of development are interrelated and are interdependent on each other. ठीक है, any change or appearance of development and likely to bring a change to earth. ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा बेसिक पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन आया था इस बार कि क्या हम जो डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रिंसिपल ही है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। और किस तरह कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन suggests that we can predict any characteristic regarding social, motor, emotional and physical aspects by analyzing previous pattern of growth of the child. क्योंकि बच्चे के प्रीवियस पैटर्न को देख के कि अगर बच्चा थोड़ा सा एग्रेसिव है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाँ कि थोड़ा जाके गुस्से वाला हो सकता है आगे जाके, ठीक है, या उसको गुस्सा आएगा तो उस पर इसे कंट्रोल करना चाहिए। और अगर वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, वो सेंसिटिव है वो, तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी आया था इस बार के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं और कैसे। तो हम कर सकते हैं, मैंने मेनली यही आंसर लिखा था कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक, डेवलपमेंट को। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे वाइगॉट्स्की और पियाजे ने भी प्रिडिक्ट किया है ना कि इस स्टेज पे बच्चा ये बिहेवियर करेगा, इस स्टेज पे बच्चे में ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी, इस स्टेज पे इस तरह करेगा, तो ये प्रिडिक्टेबल है। तो ये प्रिंसिपल ही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं ये तो प्रिंसिपल भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर बच्चा अलग है। ठीक है, आप एक बच्चे को, अगर एक बच्चा अकेडमी में बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी है, तो हर बच्चा अलग है, सभी का लर्निंग स्टाइल अलग है, कैपेबिलिटी अलग है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। जो हमारा प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंटल डायरेक्शन के बारे में, जो कि डेवलपमेंट डायरेक्शन जो कि 2 टाइप्स के हैं। कितने? 2 टाइप्स के। पहला है हेड टू टू। इसको क्या बोलते हैं? सर से सिर तक। तो बच्चा पहले क्या करेगा, सर पे बैलेंस करना स्टार्ट करेगा, देन पूरे शरीर पे, देन अपने फिंगर्स, ठीक है, हेड टू टू, ठीक, ऊपर से नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। ओके, हेड टू टू इट मीन्स सेफेलोकॉर्डल, पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा नियर टू फार। बच्चा पहले अपने मेन बॉडी के मेन पार्ट पे फोकस करेगा। पहले वो अपने ये पोर्शन, ये पूरे चेस्ट पे, पूरे शरीर पे, पहले नियर पास के में, उसका सर पास है, उसके अपने गर्दन पे, ठीक है, इस तरह करेगा। उसके बाद फार, उसके बाद अपने उंगलियों पे जाए, उंगलियों पे अपने उंगलियों पे फोकस करेगा, अपनी उंगलियों को डेवलप कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नियर टू फार को क्या बोलते हैं हम, जो सीक्वेंस होता है नोन एज द प्रॉक्सिमो डिस्टल, और ये क्वेश्चन भी आता है हमारे एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, क्योंकि डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था इस साल से पैटर्न चेंज हो गया था, अब एमसीक्यू भी आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग भी आ रही है, 3 नंबर की 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं सब्जेक्ट के उनमें 5 नंबर, 3 और 5, ओके। तो इसमें आ सकता है, सीटेट में भी क्वेश्चन आया था, इस बार मैंने सीटेट दिया था, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि ये नियर टू फार को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलते हैं, ओके। अब हम आगे देखते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो कि आप सबको पता है, हेरिडिटी हमारे जेनेटिक्स पे है, यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ओके। और सभी जैसे इन्वायरमेंट आपको पता है, इन्वायरमेंट क्या रिफर्स टू अवर सराउंडिंग्स एंड व्हाट वी एक्यूमुलेट एज एक्सपीरियंस consists of all experience and stimulating that an individual intercure from the conception till the death. Environmental consists of external factors like physical, structure, social, moral, education, ठीक है। तो ये सब है, ये सब आपको पता ही है, इन्वायरमेंट स्टडीज में भी आप पढ़ते हैं। और ये
बोरिंग, लॉग फाइट एंड वेल्डिंग ने ये कुछ डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद ये मेन मैंने आप ये सिर्फ ऐसे हेड पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि प्री नाटल इन्वायरमेंट में क्या होता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक्स प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक्सपोजर टू ड्रग एंड अल्कोहल, बच्चा को दूर रखना चाहिए बर्थ से, ड्रग्स अल्कोहल से नुकसान कर सकता है उनको। मैटरनल स्ट्रेस, अगर मम्मी को प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ मेंटली इश्यूज है, कुछ स्ट्रेस है, तो हो सकता है बच्चे पे भी, क्योंकि प्री नाटल है ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ मतलब बर्थ से पहले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप मैं उसके बाद ये न्यूट्रिशन के लिए, मैटरनल न्यूट्रिशन, मम्मी की न्यूट्रिशन का मतलब बच्चा भी हो सकता है वीक है, कुछ प्रॉब्लम। उसके बाद है पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट। प्री पोस्ट नाटल में क्या है, आफ्टर बर्थ, जिसमें क्या हमें इम्पोर्टेंट है कि फैमिली इन्वायरमेंट, जो हमारे फैमिली इन्वायरमेंट है ये इफेक्ट करेगा बच्चे को, मीडिया करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चा मीडिया से। उसके फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप, ये बच्चे से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट में आ जाएगा। उसके बाद ये स्कूल लर्निंग इन्वायरमेंट, कि स्कूल और लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये बच्चे को इफेक्ट करेगा, ठीक है। उनके रीज़न, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चे मोरल वैल्यूज अपने रिलीजन से सीखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचर और नर्चर, जो कि मैंने बताया था, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्सी के आप कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है कुछ कुछ कि जेनेटिकल जो हमारे मैकेनिज्म होते हैं, विच इज़ biological frame influence the having refers of nature and all internal influence by, तो फिर ये आप पढ़ सकते हैं कि नॉन कि नर्चर नेचर हमारे ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, यूनिक मैनर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे छोटा सा ये माइंड मैप्स है कि हेरिडिटी क्या है, हमारे थ्रू जेनेटिक्स आती है, ठीक है। जेंडर, फीचर, जो टेम्परेंस होते हैं हमारे, जो गुस्से वगैरह, फिजिक, ये आते सब हमारे हेरिडिटी से आती है। और इन्वायरमेंट से हम क्या सीखते हैं, थ्रू सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, सराउंडिंग से लैंग्वेज सीखते हैं, सोशल सोशल लाइफ, हेल्थ, वैल्यूज, स्किल्स, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये तो कॉमन चीज़ है, हमें सबको पता ही है कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी इज द सम ऑफ टोटल द फैक्टर ऑफ दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, ठीक है। टाइम क्या है, कंसेप्शन, ठीक है, यानी बर्थ से पहले 9 months, एंड द environment is that which provide the external stream of growth and development of the individual, ठीक है। आगे आगे ये आपको कुछ अकॉर्डिंग टू टीपी नट ने कुछ डेफिनेशन दी कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, बॉडी एंड माइंड इज सेंटर ऑफ क्रिएटिव एनर्जी दैट यूज the environment as its working material, so that the element it receives from the nature and nurture do not make it what it become, ठीक है। तो ये सब कुछ है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये लिखना, ओके। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और ये आपको वाइवा में भी पूछे जाते हैं। हमारे मेथड्स कुछ इस तरह है कि मेजर इसमें ये मेथड्स है कि हमारा सबसे पहला है कि केस स्टडी, बच्चे का केस स्टडी करके हम बच्चे को देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बिहेवियर, उसके सभी डेवलपमेंट के आस्पेक्ट्स को। दूसरा है कि हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, जिससे बच्चे को हम लोग बाहरी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसा है क्या है, और उसके बिहाफ पे हम अपने चेक लिस्ट बना के या पोर्टफोलियो कुछ बना के उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं। मतलब जजमेंट तो नहीं, मतलब ऐसे ही कि वो बच्चा और क्या चाहिए उसे, और किस मैटर से हम उसे पढ़ाएं, कि कौन सा टीचिंग एड्स हम करें, यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद है इंटरव्यू मेथड, जो कि मेनली छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू तो नहीं दे पाएंगे। ये है पीयर ग्रुप में हम कुछ बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज ए इंटरव्यू की तरह, ओपन क्लोज इंटरव्यू होते हैं, जैसे यस नो ये, ठीक है। इस तरह जो हम 5th क्लास के बच्चे से पूछ सकते हैं, कि हम प्राइमरी के लिए डीएलएड कोर्स है तो हो सकता है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव डायरी, ये भी 5th क्लास में है कि बच्चे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो रिफ्लेक्टिव डायरी लिखेगा, जिससे हम उस बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ इस जगह तुम
इस उसको जैसे राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं उसकी, और उसके वोकेबुलरी देख सकते हैं, तो बहुत कुछ है। तो ये तो हमारा हो गया कि कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि और क्या है। आगे देखते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू मेथड में क्या है कि बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, ओपन एंडेड इंटरव्यू वगैरह, जिसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसके गुड इंटरव्यू के, कि ये जो हमारा जो टू स्टैब्लिश रेपो विद द रिस्पॉन्स, कि सामने वाले को जो हम इंटरव्यू ले तो सबसे पहले तो उसको हम कंफर्टेबल फील करवाए, रेपो बिल्ड करें उसके साथ, हमारे साथ, कि ये जस्ट एक टॉक है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछे तुम गलत होगे तो हम जज करेंगे, ये सिर्फ एक टॉक है, बच्चे को बताएं। उसमें कंसीडर ऑफ सिचुएशन, टाइम एंड माइंड सेट। अ गुड इंटरव्यू शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन टू शेयर। बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, उसके लिए उसको एक फ्री इन्वायरमेंट देंगे कि हाँ वो अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए। उसके बाद एन इंडिविजुअल इंटरव्यू शुड बी अवॉइड सेंसिंग। अपने जो इंडिविजुअल है वो अपना जो उसका फीडबैक है, वो कुछ किसी इशू पे कुछ सोचता है, वो अपने व्यूज़ बिना किसी रुकावट के कह पाए। तो एक अच्छे इंटरव्यू का यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। आगे और भी है कि एक जो गुड इंटरव्यू होता है वो कंसिस्ट सिंपल एंड सिस्टमेटिक पैटर्न में क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने कुछ मैथ्स के बारे में कुछ पूछ लिया, अचानक से हम आ गए अपने हिंदी पे कि हमारा साहित्य ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैनर में क्वेश्चन पूछना चाहिए जिस बेस पे हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि इंफॉर्मेशन शुड बी कीप कंफर्टेबल इफ पर्सनल, कि देखो इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, हमें उससे पूछना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अनकंफर्टेबल फील करवाया, ठीक है। तो तो टू नॉट बी रिलायबल, जो कि रिलायबल ना हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स करें। अब नहीं कंफर्टेबल है वो देने में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लास्ट टाइम है कि अ गुड इंटरव्यू कंटेन ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि यस और नो, ठीक है। अगर उसको लगता है हाँ तो ठीक, नहीं तो नहीं। अगर उसे लगता है कि अगर हम बच्चे से खुद ही पूछेंगे कि जो हमारे फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, पिकनिक वगैरह, कि वो हेल्पफुल है कि नहीं, तो वो बोल सकता है हाँ या ना, नहीं है, ठीक। ओपन एंडेड क्वेश्चन है विच इंकरेज द डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर देना हो तो इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे इसमें है कि टाइप्स, इंटरव्यू को कुछ टाइप देखते हैं। तो पहला तो ये है कि ये दो तरह के टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है। पहले तो ये टाइप है ना, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर। तो ये रहा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है जिसमें दिस इज़ नोन एज द फॉर्मल इंटरव्यू, जो फॉर्मल इंटरव्यूज लेते हैं किसी भी जॉब वगैरह में जाके। तो फॉर्मल से हम सिर्फ जॉब से कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये नहीं बच्चे का नहीं ले सकते, ठीक है। द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द सेट ऑफ पैटर्न, ठीक है। द इंटरव्यू विल बी नॉट डिवोट फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल। इट जनरली कंटेन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। यस और नो वाले क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ओके। और इसके लिमिटेशन है कि इसका लिमिटेशन ही हो सकता है, ये रहा लिमिटेशन लाइक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्लोज एंडेड है, स्ट्रक्चर फॉर्म है कि हम जो क्वेश्चन पूछे आंसर देंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के, अगर कुछ चाहता है कि हाँ उसको कुछ एक्सप्लेन करे कि उसका आंसर नो क्यों है, तो एक्सप्लेन का मौका नहीं मिल सकता, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, कि अनस्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि अनस्ट्रक्चर क्या कह रहा है। देर आर समटाइम द कॉल्ड ऑफ इनफॉर्मल इंटरव्यू भी हो जाता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सामने वाला आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है। इट कंटेन ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं तो हम पूछ सकते हैं क्यों नहीं, नहीं, ठीक है। और हम लोग और बिना पूछे भी सामने वाला बता सकता है कि मैं ये नहीं बोलना क्योंकि ऐसा ऐसा ये कारण है, मेरे थिंकिंग स्टाइल्स ऐसा, फिर से ठीक है। तो तो ये स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मल इंटरव्यू जो हमारे होते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड। और अनस्ट्रक्चर मतलब जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनफॉर्मल भी हो जाते हैं, हमारे अपने व्यूज़ भी दे हम बता सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टीचर्स को कि वो अपनी और स्टूडेंट्स के जितने भी उसके उनके थिंकिंग प्रोसेस को शेयर कर सकते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
दूसरा टाइप क्या है हमारा? दूसरा टाइप है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड इंटरव्यू। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड वही जो हमारे ओपन एंडेड है कि इंटरव्यू में क्या डिटेल बेस्ड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हम आस्क करते हैं कि हम भाई ओपन एंडेड है, आप डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा लंबे आंसर्स भी दे सकते हो कि आप क्या समझते हो, ठीक है, एज अ पैरा में भी। और क्लोज एंडेड में वही है कि क्लोज एंडेड में ये है कि आप यस नो में आंसर दोगे, ठीक है। थोड़ी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और जो आंसर्स होते हैं वो चॉइस बेस्ड होते हैं, ठीक है, टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप लाइक दिस। अब कुछ स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू कि कैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, कि इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे कि सेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की इंटरव्यू किस बेस पे हो रहा है, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिश रेपो विद हेल्दी डिस्कशन के साथ स्टार्ट होना चाहिए कि इंटरव्यू। एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ पर्सनल बातें हो सकती हैं। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू कि इंटरव्यू क्यों हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत कुछ है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या रखा। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड। मीन्स बेसिकली यही है कि ऑब्जर्वेशन मेथड, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या क्या रखा है कि बच्चे को हम दूर से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज टू रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को जानना है, ठीक है। इज अ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड द सर्टेन बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ, बच्चे के बिहेवियर जो एस्पेक्ट होते हैं ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिहेवियर एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही बेस्ट माना जाता है, ओके। उसके बाद नीचे ऑब्जर्वेशन विच इज डन इन द नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट विच इज इन द नेचुरल सेटिंग टू ऑब्जर्व द एक्यूरेट। उसके बाद आगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज इन्वॉल्विंग बिकमिंग अ टूल ऑफ अ टीचर अंडरस्टैंड। जो टूल है एक बहुत अच्छा टूल है बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बिहेवियर को जानने के लिए, उनकी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा आगे इसके अंदर क्या कह रखा है। देयर आर टू टाइप ऑफ, ओके दे तो ऑब्जर्वेशन मेथड में यहाँ पर दो तरह का आ गया। देखिए सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चर्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन विच द ऑब्जर्वर इज वेल प्रिपेयर्ड विद एस्पेक्ट्स एंड कैटेगरी ऑफ। इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, हमारा जो ऑब्जर्व करने वाला होगा वो वेल प्रिपेयर्ड होगा कि ये चीज़ मुझे ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, ये चीज़ देखनी है बच्चे में, पहले से इसने कैटेगराइज कर रखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टाइप है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में, जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसमें जो कि बेस्ड ऑन फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल रिकॉर्डिंग, मतलब बच्चा फ्री है, ऑब्जर्वर फ्री है, आप क्या क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं है कि आपको स्किल्स देखनी है कि राइटिंग स्किल कैसी है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, नहीं, इसमें फ्री है, आपको जो दिख रहा है आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ एवरीवन हैपन ड्यूरिंग द सिचुएशन, इट द टाइप ऑफ इंटरव्यू कैटेगरीज आर नॉट प्री प्लान। इसमें प्री प्लान जैसे इंटरव्यू प्री प्लान होता है ना, ये प्री प्लान नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड ऑब्जर्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स? इसमें है कि अंडर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एनवायरनमेंट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड रिमेन अनअल्टरमेट extreme variable observation method is systematic, specific and objective. Recording of observation should be made during of immediately affect the environment. Observation should be natural and free from biases. Naturalistic observation is more reliable, help in knowing the accurate fact around the real situation. Okay, अब आगे बढ़ते हैं हम एडवांटेज क्या क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड का। ये इंग्लिश मीडियम का है तो आप इंग्लिश में ट्राई करें, देखें, ठीक है, आपको हेल्प होगा। और अगर आप हिंदी मीडियम हो कि आप पर इतनी नॉलेज तो नहीं चाहिए, हिंदी मीडियम भी आराम से इसको जान सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में समझ के उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप टीचर हैं तो आपको बाईलैंग्वेज लेना चाहिए। तो एडवांटेज क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड के कि डायरेक्टली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑकर इन द नेचुरल सेटिंग। Observation provide a very detailed information
by controlling some variable, it is possible to draw conclusion from their observation, gives insights to behavioral problems. Okay, next, हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके साथ डिसएडवांटेज हमेशा होता है, ठीक है, हाइड्रोटेल की तरह एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द ऑब्जर्वर टू बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। हाँ, अगर किसी बोलते हैं राइटिंग से अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तब ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि वो बता सकते हैं कि अच्छी है पर उसको इम्प्रूव और कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाती ना, तो इसलिए इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एनालाइजिंग द डाटा, सबको ही पता है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है समटाइम। उसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे आगे यहाँ पे है कि समटाइम सब्जेक्ट ट्राई टू शो द acceptable और expected behavior so that they gain conformed। ओके, इसके अंदर है कि हम लोग बच्चा अगर पता चल गया कि हाँ कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है किसी को, तो आप अनएक्सपेक्टेड जो हमारे बिहेवियर होते हैं या फेक बिहेवियर वो दिखाने लग जाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और इट इज़ समटाइम डिफिकल्ट टू यो। तो आगे हम देखते हैं, अब नेक्स्ट मेथड के बाद में बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट मेथड क्या हमारा तो नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड, जिसके अंदर बेसिकली जैसे आप सभी ने किया हुआ स्कूल्स में केस स्टडीज आते हैं तो एक लॉन्ग एग्जाम्पल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं ना लंबे लंबे, उसी तरह तो केस स्टडी मेथड इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द पर्सन, किसी पर्सन के इन डेप्थ में स्टडी करना, वो केस स्टडी होती है, ठीक है। उसके बाद है कि it is a form of qualitative analysis which involves the careful and depth observation of an individual. It may include interview and observation done by the research to find out about the individual part and personal information. Data provided by the parents, school authority and teacher is gathered. It is the only method which helps the investigator to collect the genuine and detailed information which may be help the find probability causes and provide remains the same, ठीक है। तो अभी हमने पूरा आपको समझ आ ही गया होगा कि केस स्टडी वही होता है कि हम किसी पर्सन के इन डेप्थ में कुछ उसे डिटेल फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल फॉर्म में उसके पास प्रेजेंट को देखते हुए उसका एक पूरा एक रिपोर्ट बना रहे हैं। ओके, बेसिकली ये इसी बात में बात करता है। उसमें कुछ है पर्पस, क्या है केस स्टडी का पर्पस, तो पर्पस तो ये है कि कलेक्टिंग रिलेवेंट डाटा, एक रिलेवेंट डाटा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हो जाता है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग केस स्टडीज टू ट्रीट द प्रॉब्लम बाय टेकिंग रेमेडीज मिलती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप रीड आउट कर सकते हैं। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये केस स्टडी जो सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक मेथड होता है। सब्जेक्टिव केस स्टडी इज स्टूडेंट कीपिंग हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल। इट इज़ both quantitative and qualitative in nature. It accumulated both objective and narrative and descriptive informations. उसके बाद आगे हमारे हैं ये एडवांटेज, कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स द डिटेल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल, इट कैन बी यूज full informing remedies for the child, it help in discovering how people past may be related to the present, ठीक है, बहुत कुछ कर सकता है ये। आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि समटाइम रिले ऑन मेमोरी ऑन द रिकॉर्डिंग ऑन मे बी पुअर और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मेमोरी डिस्ट्रॉय हो सकता है या पुअर क्वालिटी की बन सकती है या गलत भी बन सकती है। इट कैन only tell you about a one individual, so we cannot generalize to the result of it। ये सिर्फ एक पे होता है, तो हालांकि एक पे होता है तो एक ही को बताएगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद है स्टेप्स इन केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग ऑल द केस एंड सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग अ डाटा, probable causes, remedial steps, suggestion और follow up of the case। ओके, इन द डिटेल वे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
और ये कौन सी बुक है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख दूँगी कि कौन सी बुक है। ओके, आप ज़्यादा परचेज कर सकते हैं डी रेमेडीज कोर्स। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, यहाँ पे है रिफ्लेक्टिव डायरी। हमारी जो रिफ्लेक्टिव डायरी होती है, जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ठीक है, ये वही है कि हम जैसे अपनी हमने कुछ सीखा वो लिखते हैं डेली। कुछ लोग होते हैं जो डेली डायरी राइटिंग करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए कि हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो अगर वो किस कुछ क्या क्या सीख रहे थे। रिफ्लेक्टिव writing is generally include our thoughts, beliefs and ideas about the particular experience or situation. Okay, mainly यही बताती है। आगे देखते हैं कि पर्पस, मेन पॉइंट है आपको वही पढ़ने चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम में आप ऐसे पूरा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लाइन टू लाइन पढ़ने बैठेंगे तो ये चीज़ अगर लाइन टू लाइन पढ़नी है तो आप पहले पढ़ें, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले। एग्जाम डेट पे सिर्फ क्रक पॉइंट्स पढ़े, लाइक दिस क्रक पॉइंट्स, ठीक है, कि पर्पस क्या रिफ्लेक्टिव डायरी का। टू रिलेट अपॉन द लर्निंग रिलेटेड इशू सब्जेक्ट्स, कनेक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग मेथोडोलॉजी एंड एक्सेट्रा। टू रिकॉर्ड development learners feelings and ideas, to analyze learners problems from their own perspective, to conceptuate the main ideas derived from the learning experience, to encourage the student for self relevance, to develop regular feedback during teaching learning process, provide तो आगे देखते हैं हम। इसमें एक पेज ऐड नहीं है, पर इसमें कुछ मेरिट्स हैं वो आप देख लीजिए कि मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव डायरी। वो पेज यहाँ से डिलीट हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो इसमें मेरिट्स में बता देती हूँ, मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव डायरी क्या है। और आगे मेरिट्स हमारे रिफ्लेक्टिव डायरी के, पहला तो यही है कि हेल्प्स द बूस्ट मेटाकॉग्निशन, दूसरा इंकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, तीसरा हेल्प इन सेल्फ इवैल्यूएशन, चौथा है इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एटीट्यूड, फिफ्थ है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ है अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स एंड परफॉर्मेंस। ओके, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट लास्ट हमारा सब पॉइंट है, देखिए लास्ट है कि डेवलपमेंटल टास्क। तो यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं बुक कौन सी है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि ये बुक कौन से किस ऑथर की आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये डेवलपमेंटल टास्क कि हमारी सोसाइटी में सबको कुछ ना कुछ टास्क करने पड़ते हैं जिसके ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है, स्किल्स इम्प्रूव करता है। तो यह हेवन हर्स्ट ने के अकॉर्डिंग भी यही है कि डेवलपमेंटल टास्क आर बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशन फॉर of the society and every society has its own norms and expected their members to follow their accordingly, ठीक है। तो ये लाइन आपकी यहाँ लिखी हुई है कि हेवन हर्स्ट के द्वारा ये क्या था कि डेवलपमेंट टास्क किए। ओके, यहाँ तक। ओके, तो आगे आगे हम देखते हैं इसमें फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट टास्क को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट टास्क को अफेक्ट करता है कि अप्रोच फिजिकल हेल्थ एंड साउंड मेंटल हेल्थ हेल्प्स इन मास्टरिंग एज अप्रोप्रिएट टास्क वेयर द स्टैग्नेशन इन हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और पुअर इंटेलेक्चुअल और एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर hinders the successful completion of our stage। दूसरा opportunities to learn, तीसरा level of motivation, next individual differences जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ पर्सनल वैल्यूज इंटरेस्ट एंड गोल्स। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमाउंट ऑफ गाइडेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, अब स्टेज देखते हैं, स्टेज वाइज डेवलपमेंटल टास्क स्टेजेस के। तो इन्फेंट्स एंड अर्ली स्टेज पे क्या होना चाहिए, बच्चा क्या क्या डेवलपमेंट टास्क करता है। तो लर्निंग टू वॉक करना सीखता है, टॉक करना, रनिंग, ठीक है, कंट्रोल अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है, वेस्टेज जो हवा होती है बताता है ना बर्थ से 6 साल तक की वेस्टेज पे कंट्रोल, कि वैसे टाइम से वेस्ट डिस्पोजल करना है उसको अपनी बॉडी से। ओके,
आगे देखते हैं। आगे बच्चे इसे डेवलपमेंट टास्क से अगर कोई पूछना कौन कौन से होते हैं तो यही हैं, ये जो स्टेज वाइज आपको दिख रहे हैं ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट एंड अटैचमेंट जो हो जाती है उसकी डेवलपमेंट होता है। बच्चे को अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट होती है, अपने फ्रेंड्स से, किसी सामान से भी हो सकते हैं जैसे टॉयज़ वगैरह। इंप्रूवमेंट ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। अब चलते हैं मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड पे। मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड, इसमें क्या लर्निंग टू डिस्करेज राइट फ्रॉम द रॉन्ग एंड बच्चा राइट रॉन्ग सीखता है, क्या सही क्या गलत। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस, डेवलपिंग अ होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन, किसी के लिए होलसम एटीट्यूड डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेवलपमेंटल, इसमें फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशन, लर्निंग अप्रोप्रिएट एज वाइज अलग है, जेंडर वगैरह। ठीक है, और जर्नलिंग द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी रिलेटिव विद एज मेट्स, गेनिंग प्रॉफिटेबल इन फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल लर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एडोलसेंस। हमारा एडोलसेंस एज जो कि 12 से 28 होते हैं, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, वो है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, डेवलपिंग एक्सेप्टेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग वंस रोल इन द सोसाइटी, अचीविंग मैच्योर रिलेशन विद बोथ, जितने भी हमारे मेल फीमेल दोनों के लिए जो क्या क्या उसका रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चा सीखता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल सोशल सिविल कंसेप्ट, अचीविंग मस्लिन एंड फेमिनिन सोशल रोल्स, कि मस्कुलिन कौन क्या सोशल रोल होते हैं, फेमिनिन सोशल रोल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एक पर्सन के अंदर होते हैं, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो। ठीक, कि आपको कब अपने स्ट्रेंथ यूज़ करना है और कब आपको अपना सॉफ्टवेयर साइड यूज़ करना है। ओके, उसके बाद एक्सेप्टिंग वंस फिजिक। ओके, और ये सब मेन है, ये सब आप पढ़ ले रहे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट लास्ट हम ये है कि लास्ट टॉपिक है हमारे इसका कि रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर चाइल्ड इन मास्टरिंग द डेवलपमेंट टास्क, जो कि बहुत ही मेन है कि पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल है। तो देखते हैं रोल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न है उसको हम समझेंगे, उसके अप्रोप्रिएट हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नो व्हेन द चाइल्ड आर रेडी टू स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, दिस हेल्प्स द पेरेंट्स एंड टीचर टू मेक नेसेसरी स्टेप्स अकॉर्डिंगली, बच्चे का अकॉर्डिंगली नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हाँ इंडिविजुअल दोनों डिफरेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर किसी ने टॉप कर दिया तो आपको टॉप करेगा, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अलग है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वहाँ करिए, वहाँ अच्छा करेगा। उसके बाद थर्ड है प्रोविज़न ऑफ अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिलती है इससे हम डेवलपमेंटल टास्क से पेरेंट्स को भी गाइडेंस मिलती है कि किस तरह बच्चों को इम्प्रूव करना है आगे। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड सीरियस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है बिकमिंग अ रोल मॉडल, टीचर दोनों रोल मॉडल बन सकते हैं। सिक्स्थ है डेवलपमेंट ऑफ सेंस इंडिपेंडेंट, जो सेंस का डेवलपमेंट होता है, इससे बच्चे के सेंसेस का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद है सेवेंथ है ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लास्ट हमारा है कि एट्थ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इंग्लिश में, पर ऐसा नहीं हिंदी मीडियम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक, और ये बुक का मैं अटैच कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि बुक्स कौन सी परचेज़ की हमने। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की और वीडियोस के लिए कमेंट करें कि आपको और कुछ सब्जेक्ट पे पहले चाहिए, नहीं तो अभी हम CDP का कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 1 अभी कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 पे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।